हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सीरीज में आज हम इकोनॉमी के एमसीक्यूज देखेंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे और इकोनॉमी का आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है, सेकंड एमसीक्यूज का लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम स्पेशली पब्लिक फाइनेंस पर रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे और प्लस फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और आपको यहाँ पर अप्लाइड क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए मिलेंगे और कुछ आगे नए टर्म्स भी सीखने के को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन ए, यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है। इट इश्यूज ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी नोट्स। ऑप्शन बी, यह भारत सरकार के साख बैंक के रूप में कार्य करता है। इट एक्ट्स एज अ क्रेडिट बैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, ये बैंकों का बैंक है। इट इज अ बैंक ऑफ बैंक्स। ऑप्शन डी, यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। इट एक्सचेंज फॉरेन करेंसी। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हमने शुरुआत में लिए हैं ताकि आप एकदम से डीमोटिवेट ना हो जाएं। तो इसमें बहुत इजी सा आंसर है। आपको पता होगा कि बैंकों का बैंक है, बिल्कुल सही। तो ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता और हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है रिजर्व बैंक के बारे में। तो बैंकों का बैंक है, बिल्कुल सही है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है, एक्सचेंज रेट तय करता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। यह भारत सरकार के साख बैंक के क्रेडिट बैंक के रूप में कार्य करता है, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारत सरकार जो उधार लेती है, अगर पैसा लेती है तो वो रिजर्व बैंक से लेती है, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी क्वेश्चन नहीं हो सकता ऑप्शन। तो अब कौन सा बचा? ये सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है। ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ये सभी नोटों को जारी नहीं करता है रिजर्व बैंक, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, बैंक दर ब्याज की वो दर है जिस पर बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच? ऑप्शन ए, एक बैंक सामान्य जनता को उधार देता है। ए बैंक लैंड्स टू द जनरल पब्लिक। ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य जनता को ऋण देता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड लोन्स टू द पब्लिक। ऑप्शन सी, भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लैंड्स टू अदर कंट्रीज। ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंड्स टू कमर्शियल बैंक्स। तो आपको बताना है कि बैंक दर कौन सी दर है, बैंक रेट किस रेट को कहा जाता है, बैंक रेट क्या रेट होती है। तो अब इसीलिए जैसे कि हमने आपको पिछला जो एमसीक्यू का लेक्चर था उसमें भी आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए इस बेसिक टर्म्स, बैंक रेट, आपको पता होना चाहिए सीआरआर, आपको पता होना चाहिए एसएलआर, आपको पता होना चाहिए सीआरआर, आपको पता होना चाहिए एलएआर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशो, तो आपको पता होना चाहिए रिवर्स रेपो, आपको पता होना चाहिए रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, दोनों आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी बेसिक टर्म्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए एज अ इकोनॉमिक जीएस सिलेबस, इकोनॉमी का जीएस के सिलेबस में आपको ये सारी डेफिनेशंस पता होने चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। बैंक दर वो दर है जिस पर रिजर्व बैंक इंडिया लैंड्स टू कमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा नियंत्रण की विधि नहीं है? अब इस क्वेश्चन में बहुत से लोग सोचेंगे, आप पिछला क्वेश्चन एक बार हम आपको दोबारा बता दें कि इस क्वेश्चन में बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को बैंक रेट पर उधार कब देता है, वो तो रेपो रेट पर उधार देता है, जबकि यही डेफिनेशन होती है और यही दोनों में डिफरेंस है। बैंक रेट वो रेट होता है जो रिजर्व बैंक द्वारा तय किया जाता है कमर्शियल बैंक्स के लिए कि उससे कम ब्याज पर कोई भी कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को लोन नहीं प्रोवाइड कर सकता, यानी कि मिनिमम बैंक रेट से ऊपर ही रेट पर लोन देना होगा। इसीलिए बैंक रेट पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को उधार देती है और रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर, यानी कि जिस दर पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देता है। शॉर्ट टर्म, ये दोनों में डिफरेंस याद रखिए। शॉर्ट टर्म होता है 1 दिन से लेकर 14 दिन तक का मैक्सिमम, ये रेपो रेट होता है। और यही लोन अगर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक को देते हैं तो वो कौन सा होता है? रिवर्स रेपो रेट। अब आप सोच रहे होंगे कि रिजर्व बैंक को कमर्शियल बैंक से लोन लेने की क्या जरूरत पड़ जाती है? तो उनको जरूरत नहीं पड़ती है। वो क्या करते हैं कि कभी कभी इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या करता है रिजर्व बैंक, कि रिजर्व बैंक
एक्स्ट्रा मनी को जो है मनी सप्लाई को कमर्शियल बैंक से निकाल लेता है, वाणिज्यिक बैंकों से निकाल लेता है। अब वो निकाल कर अपने पास रखेगा तो जाहिर सी बात है बैंक नाराज होंगे, बैंक का फ्री बिना वजह पैसा उनके पास रखा रहेगा, एक्स्ट्रा पैसा। हालांकि क्योंकि बैंक सीआरआर भी आरबीआई के पास रखता है, उस पर भी उसको ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप इसके अलावा भी एक्स्ट्रा पैसा बैंक अपने पास रख लेगा रिजर्व बैंक, तो इस पर तो कोई ब्याज मिलेगा नहीं, इसलिए बैंक नाराज ना हो, इसलिए रिजर्व बैंक क्या करता है, उनको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पर, जो कि रेपो रेट से कम होता है, उस पर ब्याज देती है। कुछ मिनिमम ब्याज रेपो रेट से कम ब्याज पर, रिवर्स रेपो रेट पर इनको ब्याज प्रोवाइड करती है। इसलिए एक तरह से मनी की सप्लाई को रोकने के लिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, संकुचन के लिए ये टूल अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा नियंत्रण की विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मनी कंट्रोल? ऑप्शन ए, मांग पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर डिमांड। ऑप्शन बी, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई। ऑप्शन सी, ब्याज दर को कम करना, रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट। और ऑप्शन डी, वस्तुओं की राशनिंग, राशनिंग ऑफ कमोडिटीज। अब हमें देखना यह है, अब देखिए यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है ना, वो आपसे बिल्कुल जर्नल अवेयरनेस पर, अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आपको स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर मुद्रा नियंत्रण की विधि की बात हो रही है, अब इसमें पूछा है कि मुद्रा नियंत्रण की विधि नहीं है, मुद्रा को कंट्रोल करने की, मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल का मतलब क्या है कि मनी की सप्लाई ज्यादा ना हो, इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई बूम ना करे, ज्यादा ना हो। तो अगर इसको कंट्रोल करना है तो मांग पर नियंत्रण करना होगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, जब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो मनी सप्लाई कब होती है? जब डिमांड ज्यादा होती है। जैसे कि हाथ में पैसा आ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। अगर अभी आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएं तो आप बिना वजह की भी चीजें खरीदने लगेंगे, तो डिमांड इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। तो मांग पर नियंत्रण करना भी मुद्रा नियंत्रण की विधि है, इसलिए यह ऑप्शन नहीं हो सकता। मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण। अब मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण कैसे? अगर मनी सप्लाई ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर, जब मनी सप्लाई ज्यादा है, इसका मतलब लोगों, कंज्यूमर के पास भी पैसा पहुंच रहा होगा। अगर बैंक में पैसा ज्यादा है तो बैंक उसको आगे प्रोवाइड करेगा लोन पर, और कम लोन पर प्रोवाइड करेगा। अब जब कम लोन पर आएगा पैसा तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोन उठाएंगे, तो लोगों के हाथ में करेंसी आएगी। जब करेंसी आएगी तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, तो मुद्रा का प्रसार बढ़ने लगेगा। तो इसलिए मुद्रा का नियंत्रण की यह भी विधि है कि मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण किया जाए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं वस्तुओं की राशनिंग। वस्तुओं की राशनिंग का मतलब यह होता है कि किसी भी वस्तु की डिमांड को आर्टिफिशियल तौर पर कम करना, तो यह राशनिंग होता है। फिर होता है हमारा सी, ब्याज दर को कम करना। अब आप सोचिए कि अगर बैंक जो है, कमर्शियल बैंक, मान लिया एसबीआई है, अभी एसबीआई होम लोन के लिए 14% इंटरेस्ट ले रहा है, चार्ज कर रहा है। अब मान लीजिए ये 14% की जगह करते 4%, तो ज्यादा से ज्यादा लोग एकदम से टूट पड़ेंगे बैंक पर ये पैसा लेने के लिए। तो ब्याज दर कम होगी तो मतलब क्या होगा? ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी पैसे की। फौरन बैंक में अभी अगर एक आदमी आ रहा था, पता चला कल से 100 लोग आने लगेंगे जो 4% पर बैंक को 4% इंटरेस्ट देने के लिए सक्षम होंगे अपना हाउसिंग लोन लेने के लिए। तो बैंक अगर ब्याज दर को कम करेगा तो मुद्रा की सप्लाई बढ़ जाएगी। इसलिए ये ऑप्शन हमारा मुद्रा नियंत्रण का विधि नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम एक बार देख लेते हैं ब्याज परिभाषा राशनिंग की। राशनिंग के का तात्पर्य यह होता है कि दुर्लभ संसाधन, यानी कि जो हमारे दुर्लभ संसाधन, रेयर रिसोर्सेज हैं, खाद्य पदार्थ हैं, औद्योगिक उत्पादन आदि के वितरण पर एक कृत्रिम नियंत्रण, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं या खाद्य पदार्थ हैं, आपके फूड आइटम्स हैं, उनकी पूर्ति पर, यानी कि उनके वितरण पर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पर एक आर्टिफिशियल कंट्रोल करना ही राशनिंग कहलाती है। बैंकिंग में क्रेडिट राशनिंग एक ऐसी स्थिति होती है जब बैंक उपभोक्ताओं को ऋण की आपूर्ति को सीमित कर देते हैं। अब मान लीजिए बैंक ऋण की आपूर्ति ऐसा है कि बैंक के पास लोन लेने आए, तो बैंक ने कहा कि हमारी लिमिट थी 1 करोड़ रुपए ही, 1 महीने में हम लोन प्रोवाइड करेंगे और वो हमारी लिमिट पूरी हो चुकी है, अब आप नेक्स्ट मंथ आना। तो वो लिमिट लगा देगा क्रेडिट की राशनिंग पर। यानी कि अब ऐसा नहीं होगा। क्रेडिट राशनिंग का मतलब ये होता है बैंक के संदर्भ में कि बैंक ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के जाएगा और अगर उसके सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं फिर भी बैंक उसको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ऑलरेडी लिमिट पूरी हो चुकी है। उसने अपने यहाँ लिमिट लगा दी कि हम 1 महीने में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन डिसबर्स नहीं करेंगे। तो ये एक तरह की लिमिट लगाना होती है, आर्टिफिशियल कंट्रोल। तो अर्थशास्त्र में राशनिंग वस्तुओं की आपूर्ति और मांग के कृत्रिम नियंत्रण को संदर्भित करता है। अगर एक शब्द में कहें तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि राशनिंग किसे कहा जाता है? किसी भी डिमांड का आर्टिफिशियल कंट्रोल को राशनिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय संपत्तियों का अर्थ क्या है?
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन कमर्शियल बैंक मीन? बहुत इजी सा क्वेश्चन। ऑप्शन ए, बैंक में जमा निवेश नहीं किया जा रहा है, डिपॉजिट इन द बैंक आर नॉट बीइंग इन्वेस्टेड। ऑप्शन बी, पूंजी परिसंपत्तियां जो प्रयोग में नहीं है, कैपिटल एसेट्स विच आर नॉट इन यूज। ऑप्शन सी, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, लोन्स ऑन विच इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट आर नॉट रिकवर्ड। ऑप्शन डी, कम ब्याज वाले ऋण, लो इंटरेस्ट लोन्स। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की परिभाषा है। तो कौन सा है? बहुत इजी सा क्वेश्चन। ऑप्शन सी हमेशा न्यूज में रहता है, ऐसे ऋण जिन पर ना तो इंटरेस्ट मिल रहा है और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट आ रही है। तो इसके लिए एक कैटेगरी भी होती है, SPA 0, SPA 0, SPA 1। ये आपके लिए बहुत ज्यादा डीप में हो जाएगा, SPA 1, SPA 2। तो यानी कि अगर 1 से 30 दिन तक नहीं मिले और 30 दिन तक, 31 से 90 दिन तक अगर नहीं मिले, या 60 दिन तक, या 61 से 90 दिन तक अगर लोन प्रोवाइड नहीं, तो SPA 3rd कैटेगरी में आ जाता है या 2 कैटेगरी में। और SPA 3rd कब होता है? जब 90 दिन से ऊपर लोन का ब्याज ना आए। तो इस तरह से ये लोन को कैटेगराइज किया जाता है। तो आपको बेसिकली ये याद रखना होगा कि ऐसे ऋण जिन पर ना तो ब्याज की वसूली हो रही है और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट की वसूली हो रही है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। तो इनकी एक डिटेल में परिभाषा भी है कि अगर 90 दिनों से या 180 दिन से ज्यादा ऐसा हो जाए कि जिस पर ना लोन इंटरेस्ट आए ना ही मुख्य यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आए, तो ऐसे लोन को मुख्य नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? वही जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था बैंक रेट के बारे में। अब ये क्वेश्चन चेंज है। द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंड्स टू कमर्शियल बैंक्स इन द शॉर्ट रन इज कॉल्ड। जैसे कि हमने बताया था बैंक रेट पर पिछला जो क्वेश्चन था हमारा, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन, वो बैंक रेट से संबंधित था कि बैंक रेट कौन सा रेट होता है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लोन इशू करता है। लेकिन यहां बात हो रही है अल्पकाल की। तो अल्पकाल में जो लोन रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंक को इशू किया जाता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन बी, बैंक दर, बैंक रेट। ऑप्शन सी, रिवर्स रेपो रेट। और ऑप्शन डी, रेपो रेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेपो रेट। रेपो दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कमर्शियल बैंक्स को ब्याज पर लोन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात, कैश रिजर्व रेशो, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करेगा, यानी कि रिजर्व रेशो में, कैश रिजर्व रेशो में, CRR में वृद्धि करेगा, तो इसका क्या तात्पर्य है? व्हाट डज इट मीन व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेस एन इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशो? ऑप्शन ए, बिल्कुल एकदम अप्लाइड क्वेश्चन, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लैंड। ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल हैव लेस करेंसी टू लैंड। ऑप्शन सी, केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव लेस मनी टू लैंड। ऑप्शन डी, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी, कमर्शियल बैंक्स विल हैव मोर मनी टू लैंड। अब यहां बात करते हैं CRR की। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो वो अनुपात होता है कि जिस अनुपात में अपनी करेंसी या अपने एसेट्स को या अपनी यहाँ की करेंसी, अपनी मुद्रा को कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पर रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता है। अभी के टाइम में CRR कितना है? 3%। यानी कि मान लीजिए किसी कमर्शियल बैंक SBI के अंदर क्या है? 100 रुपए लोगों की जमा है और 100 रुपए में से रिजर्व बैंक ये कहेगा कि आप 3% CRR यानी कि इसके 100 रुपए में से 3 रुपए RBI के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट रखेंगे। अब वो अलग इशू है, वो अलग मुद्दा है कि CRR क्यों रखा जाता है, वो अलग, इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि CRR का क्या मतलब है कि CRR 3%, यानी कि अब SBI 100 में से 3 रुपए रिजर्व बैंक के पास जमा कर देगा अपने और बाकी के 97 रुपए इसके पास शेष रह जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि 97 रुपए पूरे लोन के रूप में दूसरों को प्रोवाइड कर देगा, यहां पर दूसरा टर्म आ जाता है SLR। तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। अब मान लीजिए SBI के पास 97 रुपए हैं, अगर 3 रुपए RBI के पास CRR के रूप में रखे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक अगर नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है, यानी कि कैश रिजर्व रेशो में वृद्धि की घोषणा करता है। वृद्धि का मतलब क्या है? अगर अभी कैश रिजर्व रेशो RBI ने 3% तय किया हुआ है, अगर वो इसको बढ़ाकर 6% कर दे,
6% कर दे तो क्या होगा, अब इसको एसबीआई को 6 रुपए रखने पड़ेंगे, 100 में से 6 रुपए, तो एसबीआई के पास कितना पैसा बचा, यानी कि 94 रुपए बचे। तो इसमें क्या, इसका मतलब क्या होगा, अब एसबीआई के पास लोगों को उधार देने के लिए कम मुद्रा बची हुई है, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा M1 मुद्रा के अंतर्गत शामिल नहीं है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन पर बेस्ड है, आपको पता होना चाहिए M0, M1, M2, M3, ये आपको तीनों पता होनी चाहिए, और M4 भी है, ये भी पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर M1 करेंसी। ऑप्शन ए जनता के पास मुद्रा, करेंसी विद द पब्लिक। ऑप्शन बी बैंकों के पास मांग जमा राशियां, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स। ऑप्शन सी बैंकों के पास काल जमा राशियां, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स। और ऑप्शन डी रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशियां, अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक। तो आपको पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन में ये तीनों मदें शामिल होती हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ऑप्शन सी इसमें शामिल नहीं होता है, यानी कि टाइम डिपॉजिट जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, वो M1 मुद्रा में शामिल नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसी में एक होती है M3 मुद्रा, बहुत पूछा जाता है, इसको एक्सपेंशनरी मुद्रा कहा जाता है, प्रसार मुद्रा, यानी कि सबसे ज्यादा अधिक प्रसारित मुद्रा M3 कहलाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। एकदम अप्लाइड क्वेश्चन है आपका, जनरल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन बी मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी। ऑप्शन सी अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन, रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। ऑप्शन डी धन तथा आय का न्यायोचित वितरण, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। देखिए, जब भारत सरकार राजकोषीय नीति बनाती है तो राजकोषीय नीति क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी कब बनाई जाती है, बजट बनाते वक्त। तो बजट में, पॉलिसीज में क्या ध्यान रखा जाता है कि भारत में या भारत के अंदर पूर्ण रोजगार की स्थिति पैदा हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो इसलिए हमारा ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। हमेशा राजकोषीय पॉलिसी की नीति यह होती है कि सरकार, भारत सरकार यह ध्यान में रखती है, यह अपनी नजर में रखती है कि प्राइस स्टेबिलिटी हो। जैसे कि आपको पता है कि भारत सरकार ने जो तय किया है 2% से लेकर 6% तक प्राइस का फ्लक्चुएशन होना चाहिए, इन्फ्लेशन, यानी कि मिनिमम 2% से नीचे नहीं जाना चाहिए प्राइस, और महंगाई 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो 4% का इसको डेविएशन का मानक दिया गया है, यानी कि 4% ये फ्लक्चुएट हो सकता है। तो मूल्य स्थिरता यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी होना चाहिए, यह भी फिस्कल पॉलिसी का उद्देश्य होता है कि चीजों की कीमतों में ज्यादा वृद्धि ना हो और ज्यादा कमी भी ना हो। ज्यादा कमी से रिसेशन की संभावना पैदा हो जाती है इकोनॉमी में, और ज्यादा महंगाई से इन्फ्लेशन की संभावना पैदा हो जाती है, जो कि आगे चलकर स्टैगफ्लेशन का रूप ले लेता है। अब आपको इसी संदर्भ में इन्फ्लेशन पता होना चाहिए, स्टैगफ्लेशन पता होना चाहिए, डिफ्लेशन पता होना चाहिए, और आपको कॉन्ट्रैक्शन पता होना चाहिए, रिसेशन पता होना चाहिए। ये डेफिनेशंस हैं, ये एक इकोनॉमी के स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए जो जनरल स्टडीज में इकोनॉमी पढ़ रहा है। फिर आता है धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। हमेशा वेलफेयर गवर्नमेंट, भारत सरकार हमारी वेलफेयर गवर्नमेंट का कार्य करती है। तो वेलफेयर गवर्नमेंट का कार्य ये होता है कि धन और आय का न्यायोचित वितरण हो, यानी कि इनकम इनइक्वालिटी को कम से कम करना, यानी कि आय की असमानता को कम से कम करना, गरीब और अमीर के बीच की दूरी कम से कम हो, उनके बीच की जो धन की दूरी है, इनकम की जो गैप है, वो उस इनकम गैप को कम से कम करना, लोगों के कल्याण की सुविधाएं पैदा करना। तो इसलिए ऑप्शन डी भी हमारा राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी जो है अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन, रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है राजकोषीय नीति से, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारत में आयकर के संबंध में निम्न में से सही कथन चुनिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग इनकम टैक्स इन इंडिया। स्टेटमेंट 1, यह एक प्रगतिशील कर है, इट इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। अब आपको पता होना चाहिए प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है और रिग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है। ऑप्शन 2, स्टेटमेंट 2, यह एक प्रत्यक्ष कर है, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। स्टेटमेंट 3, यह राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है, इट इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन और स्टेटमेंट 4, यह एक अनुपातिक कर है, इट इज अ प्रोपोर्शनेट टैक्स। ऑप्शन है केवल एक सही, ओनली वन इज करेक्ट। ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3, और ऑप्शन डी 2, 3 एंड 4। अब अगर सबसे पहले तो आपको ये तो पता ही होगा कि ये एक प्रत्यक्ष कर है, ये तो सभी को पता होगा, इसलिए ऑप्शन 2 तो बिल्कुल सही है। अब आपका ऑप्शन 1 तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गया, ठीक। अब ऑप्शन 3 वही कर सकता है जिसने पॉलिटी का चैप्टर बिल्कुल ध्यान से पढ़ा हो, जिसमें इनकम आप केंद्र और राज्य के बीच जो
वित्तीय विवरण है उसके बारे में चर्चा की गई है चैप्टर 13 के बारे में, चैप्टर 13 में, जिसमें आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक के बारे में बताया गया है। जिसने ये चैप्टर पढ़ा होगा वही इसको ऑप्शन 3 को मार्क कर सकता है कि ये ऑप्शन 3 गलत है। जब ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा तो ये भी गलत और ये भी गलत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये एक प्रगतिशील कर है। प्रगतिशील कर कौन सा होता है? यानी कि इनकम के हिसाब से प्रोग्रेसिव टैक्स, जिसकी जितनी इनकम उसके ऊपर उतना ही टैक्स लगेगा। रिग्रेसिव टैक्स यानी कि जितनी इनकम उसके ऊपर टैक्स का भार उतना ही कम होगा। जैसे कि रिग्रेसिव टैक्स का एग्जांपल क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि अगर आप कोई साबुन खरीदते हैं, मान लीजिए आप लक्स का कोई साबुन खरीद रहे हैं, लक्स के साबुन की अगर कीमत 20 रुपए है और इस पे जीएसटी लगकर इसकी कीमत 20 रुपए बैठ रही है, 20 रुपए हो रही है मार्केट में। अब वैसे अब इस 20 रुपए में मान लीजिए जीएसटी की कीमत है 3 रुपए, एक सपोज फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं। अब अगर इस लक्स के साबुन को रिक्शे वाला खरीदने आएगा जिसकी इनकम रोजाना की 100 रुपए है, तो वो भी इस पर 3 रुपए का टैक्स दे रहा है। लेकिन अगर अंबानी साहब जा रहे हैं, अडानी और अंबानी जनाब जा रहे हैं इस लक्स का साबुन खरीदने, तो उनके लिए भी ये 20 रुपए का है, उनको भी 3 ही रुपए टैक्स देना है। यानी कि यह रिग्रेसिव टैक्स का उदाहरण है। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव टैक्स होता है और जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, यानी कि जितनी इनकम उतना ही टैक्स। तो ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी और बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी 1 और 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कथन स्टेटमेंट हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए डेफिसिट फाइनेंसिंग, हीनार्थ प्रबंधन क्या होता है, यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है यानी कि इन्फ्लेशन होती है। कारण, रीजन, इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। बहुत इजी सा क्वेश्चन, यानी कि मैं समझता हूं जितने 10 क्वेश्चन हमने आज कराए हैं उसमें सबसे इजी क्वेश्चन यही है, अगर आपको पता है कि हीनार्थ प्रबंधन क्या होता है। और अगर नहीं पता है तो सबसे टफ क्वेश्चन भी यही है। Assertion inflation is a cause by deficit financing or reason due to this the supply of money becomes more than that of goods and services। ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है आर गलत है और ऑप्शन डी ए गलत है आर सही है। ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट। अब हम देखते हैं हीनार्थ प्रबंधन। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग वो होती है कि फाइनेंस को यानी कि अपने वित्तीय मामलों की भरपाई करना। कैसे? मान लीजिए सरकार ने बजट बनाया 1 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ का सरकार ने बजट बनाया, अनाउंस किया किसी राज्य सरकार ने, ठीक है। अब अगर बजट बना रही है 1 लाख करोड़ का बजट बनाया, अब 1 लाख करोड़ में अब उसको खर्च करना है तो इसके लिए कहीं से इनकम तो होनी चाहिए। अब उसके पास टैक्स वगैरह मिला के सारी प्राप्तियां मिला के मान लीजिए हो रही है 80,000 करोड़ की इनकम, 80,000 करोड़ की ही इनकम हुई, तो जो बचे हुए 20,000 करोड़ हैं इसको कहां से क्या करेगी? डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसे करती है? यानी कि सरकार क्या कहेगी आरबीआई से कि नोट छाप दो, जरा 20,000 करोड़ रुपए के नोट छाप दो, करेंसी छाप दो। इससे फर्क क्या होगा? इससे क्योंकि इन 20,000 करोड़ रुपए के इक्वल किसी भी तरह का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, किसी भी तरह का वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं हुआ है, इस वजह से इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो उसका सीधा सा इफेक्ट होता है, क्या होता है कि आपके पास पैसा आ जाएगा, आपकी जेबों में पैसा आएगा और इसका मतलब क्या होगा? आप डिमांड करना शुरू करेंगे। आप अगर कोई 10 रुपए दे रहा है तो आप उसी चीज के 12 रुपए देना शुरू करेंगे। तीसरा आदमी आएगा कहेगा 15 रुपए दूंगा, चौथा आएगा कहेगा 20 रुपए दूंगा, तो वो इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाएगी। तो क्या यहां पूछ रहा है कि इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। यानी कि वस्तुएं हैं 10 और पैसे लेने वाले हैं यहां पर 1,000 क्योंकि सभी के पास पैसा है, तो वस्तुओं की आपूर्ति जो है मुद्रा की तुलना में कम होती है, यानी कि मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा हो जाएगी। हीनार्थ प्रबंधन में जब एक्स्ट्रा पैसा छापा जाएगा 20,000 करोड़ रुपए का, करेंसी छापी जाएगी, आरबीआई छापेगी, तो करेंसी ज्यादा हो जाएगी और वस्तुएं और सेवाएं इकोनॉमी में उतनी की उतनी ही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा नोट छाप दिया गया है, तो उससे क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट ठीक है। और कारण क्या है? इससे कारण क्या होगा? इससे मुद्रा आपूर्ति वस्तुओं तथा एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। तो था ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो हमारा आज के लेक्चर में इतना ही था। कल हमारे 2 लेक्चर आएंगे, दिन में 1 लेक्चर आएगा जिसमें हम डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं, जैसे कि गांधीयन अप्रोच है, सोशियो एथिकल अप्रोच है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, साइकोलॉजिकल अप्रोच है, इसी तरह मैनेजमेंट अप्रोच है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच है, ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच है, वीवी ग्री अप्रोच है, वीवी ग्री अप्रोच
और भी जितनी भी अप्रोचेस हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और शाम में जो लेक्चर आएगा हमारा, वो हमारा पॉलिटी के जो करंट अफेयर्स का पार्ट 3 रह गया था उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद परसों हम आपको एक रिवीजन लेक्चर, कंबाइंड करंट अफेयर्स का पूरा लेक्चर, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स, आपकी पॉलिटी के करंट अफेयर्स, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के करंट अफेयर्स, तीनों को एक ही लेक्चर में कवर करा देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।